एक आदमी रोज खुद को कॉल करता है और फिर उसे नौकरी, इज्जत और प्यार सब कुछ मिल जाता है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई आदमी खुद ही से कॉल पे बातें करे, और इस चीज़ के पीछे की मिस्ट्री क्या है? आइए जाने आज की मूवी एक्सप्लेनेशन में, जिसका नाम है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, आपके और हमारे प्यारे से चैनल मूवी हाउस पे। तो हमारी फिल्म की शुरुआत होती है फरहान अख्तर के कैरेक्टर कार्तिक से, जो बहुत ही इंटेलिजेंट, इनोसेंट, हार्ड वर्किंग बट एक इंट्रोवर्ट आदमी है। कार्तिक एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता है और बिना नो बोले वो सारे काम बड़े ही ईमानदारी से करता है, और ऑफिस में कई लोग उसके इस भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं और उसके किए काम का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। कार्तिक का बॉस काफ़ी खड़ूस था और वो उस पर हमेशा गुस्साते रहता है और उससे ओवर टाइम भी कराता है। और एक दिन वो उससे बोलता है कि अगर तूने इस महीने मुझे 2 डील्स ला के नहीं दी देन यू आर फायर्ड, जबकि कार्तिक ने ही उसे पिछले महीने 4 डील्स ला के दी थी, जिसका क्रेडिट उसके कलीग विनय ने ले लिया था। खैर, कार्तिक के ऑफिस में एक सोनिया मुखर्जी नाम की लड़की भी काम करती थी, जो कार्तिक की क्रश थी, और कार्तिक रोज उसे देखकर अपनी सारी टेंशन भूल जाता था। वो हर दिन उसके लिए एक मेल लिखकर उसे अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता था, लेकिन मेल सेंड करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। खैर, कार्तिक उस दिन अपना काम खत्म करके घर जा ही रहा था कि तभी उसे उसके बॉस का फोन आता है, जो उसे रात भर बैठ के रहेजा के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करने को बोलता है। और कार्तिक बीइंग एन इनोसेंट एंड इंट्रोवर्ट पर्सन रात भर बैठकर रहेजा के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करता है और बॉस के डेस्क पे रख के अपने घर चले जाता है और घर आकर सो जाता है कि तभी तुरंत उसे उसके बॉस का कॉल आता है। वो कहता है कि मैंने तुझे रहेजा और डीएलएच बिल्डर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स रेडी करने को बोले थे, यहाँ तो सिर्फ रहेजा के ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वेयर इज द अदर वन? तो कार्तिक कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि नहीं सर, आपने तो सिर्फ रहेजा का ही बोला था, जिस पे उसका बॉस उस पर खूब भड़कता है और उसे दोपहर 1 बजे तक रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रेडी करने को बोलता है। कार्तिक इतनी मेहनत के बावजूद गाली सुनने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में अपना टेलीफोन तोड़ देता है, पर उसे अपने जॉब की सेफ्टी के लिए बचा हुआ काम करने ऑफिस जाना ही पड़ता है। कार्तिक फिर घर लौटते वक्त अपने लिए एक नया टेलीफोन खरीदता है, जिसमें कई यूनिक फीचर्स थे, जैसे अलार्म, कैलेंडर और वॉइस रिमाइंडर। अगले दिन कार्तिक अपनी थेरेपिस्ट के पास जाता है, जिसका नाम डॉक्टर श्वेता कबाड़िया था, और हमें यहाँ पता चलता है कि आखिर कार्तिक इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों है। वो डॉक्टर श्वेता को बताता है कि बचपन में उसका बड़ा भाई कुणाल उसे बहुत तंग किया करता था और उसके मम्मी पापा इस बात को नहीं मानते थे। और एक दिन कुणाल कार्तिक को मस्ती में खेलते हुए जबरदस्ती एक कुएं के पास ले गया, जहां हादसे में कुणाल कुएं में गिर जाता है और कुणाल की मौत का जिम्मेदार कार्तिक खुद को मानता है। तो डॉक्टर श्वेता उसे बताती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने ये जानबूझ के तो नहीं किया, और इस एक इंसिडेंट से तुम लोगों का सामना करने से डरते हो और वो तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। तुम्हें कॉन्फिडेंट होकर अपना स्टैंड खुद लेना होगा कार्तिक। और कार्तिक डॉक्टर श्वेता की इन बातों से मोटिवेट होकर पहुंच जाता है अपने बॉस के पास और उससे पोलाइटली कहता है कि सॉरी सर, बट आपको लगा था कि आपने मुझसे रहेजा और डीएलएच बिल्डर्स दोनों के कॉन्ट्रैक्ट मांगे हैं, लेकिन असल में तो सर आपने मुझे डीएलएच बिल्डर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में तो बताया ही नहीं था। जिसे सुन कार्तिक का बॉस काफ़ी गुस्सा हो जाता है और पूरे ऑफिस के सामने कार्तिक की बेइज्जती करता है और उसे नौकरी से भी निकाल देता है। कार्तिक सोनिया और सबके सामने अपने इंसल्ट से दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। वो अपने घर पहुंचकर खरीदे हुए टेलीफोन को सेटअप करता है और सोने चले जाता है और अपने बिस्तर में ही 1-2 दिन तक डिप्रेस्ड बैठे रहता है। और अपनी लाइफ में आगे कोई और रास्ता नज़र नहीं आने के कारण वो ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खाकर खुद की जान लेने का ट्राई करता है कि तभी उसका टेलीफोन बजता है। कार्तिक फ़ोन उठाता है और सामने वाले की आवाज़ सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ़ोन पे सामने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि कार्तिक खुद था। कार्तिक फ़ोन पे खुद से बात करता है और सामने वाला कार्तिक उससे कहता है कि खुद की जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कार्तिक, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कार्तिक ये सुन काफ़ी कंफ्यूज हो गया था कि वो खुद को कॉल कैसे कर सकता है, और उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। पर तभी सामने वाला कार्तिक कहता है कि मैं तुम ही हूँ, अगर मैं कार्तिक नहीं हूँ तो मुझे कैसे पता कि तुम्हारे एटीएम का पिन 1749 है, और तुम्हारे आँख के नीचे का निशान बचपन में क्रिकेट की बॉल लगने से हुआ है, और तुमने अभी ब्लैक सॉक्स पहन रखे हैं। तो कार्तिक ये सारी एग्जैक्ट डिटेल्स सुनकर काफ़ी डर जाता है और फ़ोन रख देता है। कार्तिक अगली सुबह टेलीफोन ऑफिस जाता है ये पता करने कि आखिर उसे किसका फ़ोन आया था, जहां उसे पता चलता है कि कल रात उसे किसी का फ़ोन आया ही नहीं। पर घर आकर वो अपने हाथों से ज़मीन पर गिरे स्लीपिंग पिल्स को देखता है
जो रात को खुद से बात करते वक्त ही उसके हाथों से गिरे थे। तो वो समझ जाता है कि उसे किसी का कॉल तो जरूर आया था। वो दिन भर फ़ोन के किनारे ही बैठे रहता है और रात को फिर से उसका फ़ोन बजता है और इस बार भी फ़ोन पे सामने कार्तिक खुद ही था। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम टेलीफोन ऑफिस पता करने जरूर जाओगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी लाइफ बदल जाए, कि सोनाली तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हों, या तुम बस कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हो? ट्रस्ट मी कार्तिक, मैं तुम्हारी लाइफ बदलने ही आया हूँ। मैं तुम्हें वो सब दिला सकता हूँ जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है और तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना होगा। और कार्तिक ये सुन विश्वास कर लेता है कि उसे खुद का ही फ़ोन आया था। फिर उसे फ़ोन पे पहली एडवाइस मिलती है कि कार्तिक, तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि तुम किसी को ना नहीं बोल पाते हो और लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। लर्न टू से नो कार्तिक। और कार्तिक ये एडवाइस अपने जहन में बिठा लेता है। अगली सुबह जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसके फ्लैट का मालिक फिर से उससे लिफ्ट को ठीक करने के लिए पैसे मांगता है। वो कार्तिक को पहले से लिफ्ट के लिए पैसों को लेकर परेशान करते आ रहा था, तो कार्तिक उसे पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि बल्कि तुम्हें मुझे 5,000 रुपये देने हैं। मैंने किचन का नल और हॉल की टाइल्स अपने पैसों से ठीक करवाई थी जो पहले से ही ख़राब थे और उसके कुल 5,000 रुपये होते हैं। लाओ मेरे पैसे। और हाँ, तुमने जो नीचे अपने गैराज में इल्लीगल धंधा चालू करवाया है उसे भी बंद करवाना होगा, वरना मैं रेड पड़वा दूंगा। तो मकान मालिक ये सुन डर जाता है और कार्तिक को उसके पैसे लौटा देता है। फिर कार्तिक को अगली सुबह फिर से खुद से एडवाइस मिलती है कि तुमने अपने भाई को नहीं मारा कार्तिक। असल में जब तुम वहाँ से भागे तो कुणाल तुम्हें रस्सी से बांधना चाह रहा था और उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने IIM टॉप किया है और CA एग्ज़ाम के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। तो अब लोगों से डरना छोड़ो और जाओ अपना हक वापस लो। और कार्तिक ये सुन पहुंच जाता है अपने एक्स बॉस कामत के ऑफिस में और उससे कहता है कि कामत, वी नीड टू टॉक। और वो कामत को उसके इल्लीगल डील्स के लिए ब्लैकमेल करता है और उसके एक लेटेस्ट डील के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखकर कहता है कि कामत, अगर तुम्हारे क्लाइंट ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर दिया तो तुम्हें टोटल 4 करोड़ का नुकसान होगा। और कार्तिक कामत को इस लॉस का कारण भी बताता है, जिसपे कामत कहता है कि मैं गधों के साथ काम कर रहा हूँ। तो कार्तिक कहता है कि आज तक तुम्हारे पेपर वर्क्स इतने परफेक्ट इसलिए थे क्योंकि उन्हें मैं संभाल रहा था कामत, इट वॉज मी। क्या तुम्हें पता है कि 1986 का बिल्डर्स अमेंडमेंट क्या कहता है? इसके अनुसार हर बिल्डर कंपनी को अपना लाइसेंस 4 साल में रिन्यू कराना पड़ता है और अगर ऐसा नहीं किया तो 4 साल के बाद किए गए सारे डील्स इल्लीगल माने जाएंगे। तुम्हारी कंपनी 1 सितंबर 2005 में स्टैब्लिश हुई थी ना। आज है 31 अगस्त 2009, यानी तुम्हारे पास बस एक दिन बचा है अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए। चलो तुम अपना काम करो, मैं तो चलता हूँ। तो इस सब से परेशान होकर कामत कार्तिक को उसकी पुरानी जॉब वापस लेने को ऑफर करता है, जिसपे कार्तिक कहता है कि पुरानी जॉब नहीं कामत, नाउ आई वांट टू बी द हेड ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट। 4 गुना तनख्वाह, 2 असिस्टेंट और नया कैबिन, ये सब दे सकते हो तो बताओ। इस पे कामत मान जाता है और कार्तिक को अपनी पहली कामयाबी मिल जाती है। कार्तिक घर आकर फ़ोन पर खुद से बात कर रहा होता है और उसे अब सोनाली को पाने का प्लान मिलता है। वो अगले दिन सोनाली के करंट बॉयफ्रेंड आशीष से मिलता है और उससे कहता है कि क्या तुमने सोनाली को अपनी बीवी और 6 साल के बच्चे के बारे में बताया है? उसे ये सब जानने का पूरा हक है। तो अब तुम उसे खुद बताओगे या मैं उसे बताऊं? तो आशीष कहता है कि तुम्हें इस सब से क्या लेना देना है? तो कार्तिक कहता है कि मुझे थप्पड़ की आवाज़ बहुत पसंद है। और अगले ही पल सोनाली आशीष को जोर से थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे सच पता चल गया था और उससे ब्रेकअप करके चले जाती है। ऑफिस में अकेले उसे उदास बैठे देख कार्तिक उसका मन बहलाने और आगे की बात बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनाली उसे ज़्यादा भाव नहीं देती है और वहाँ से चले जाती है। फिर कार्तिक अपनी व्यथा खुद से बता रहा होता है और उसे कोशिश करते रहने की एडवाइस मिलती है और कार्तिक ऐसा ही करता है। वो छोटे छोटे प्रयास से सोनाली को इम्प्रेस करने का ट्राई करता है और फाइनली वो धीरे धीरे उसकी दोस्त से उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और कार्तिक को एक और कामयाबी मिल जाती है। फिर कार्तिक ये सारी बात फ़ोन पे खुद को बताता है, जिस पे सामने वाला कार्तिक उससे प्रॉमिस लेता है कि वो ये बात किसी को ना बताए कि वो रात को खुद से फ़ोन पे बातें करता है और तभी से उसे ये सारी कामयाबी मिली है, वरना लोग उसे पागल समझेंगे। फिर कुछ दिन कार्तिक और सोनिया साथ साथ रहते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और एक रात दोनों के इंटीमेट होने पर सोनिया कार्तिक से कहती है कि ये सब बस तुम्हारे लिए एक रात की चीज़ तो नहीं है ना, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना। तो कार्तिक उसे अपने ऑफिस ले जाकर वो सारे ईमेल्स दिखाता है जो उसने कई दिनों से सोनिया के लिए लिख रखे थे लेकिन आज तक नहीं भेजे थे और उसे विश्वास दिला देता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है।
खैर फिर एक दिन सोनिया उससे कहती है कि मेरे तुमसे पहले भी कुछ रिलेशनशिप्स थे, पर उन्होंने कभी मुझसे सच्चे मन से प्यार नहीं किया और उल्टा मुझसे झूठ बोला और बातें छुपाई। तुम मेरे साथ ऐसा कभी मत करना कार्तिक, मुझसे कभी कोई बात मत छुपाना, प्रॉमिस मी। सोनाली की इन बातों को सुनकर कार्तिक काफ़ी नर्वस हो जाता है और उससे रहा नहीं जाता है, इसलिए वो उसे सब सच बता देता है। वो कहता है कि मुझे खुद का कॉल आता है, मैं घंटों खुद से बातें करता हूँ और इन कॉल्स ने मेरी बहुत हेल्प की है। ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। जिस पे सोनाली उससे कहती है कि ये हो कैसे सकता है, तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है कार्तिक, और अगर तुम्हें ये सच लगता है तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कार्तिक इसके लिए मना करता है। तो सोनाली भी उससे कहती है कि या तो तुम डॉक्टर के पास जाओ या फिर रियली आई डोंट हैव एनी एनर्जी फॉर अनदर बैड रिलेशनशिप। तो सोनाली की केयर करते हुए कार्तिक ना चाहते हुए भी डॉक्टर के पास जाने के लिए हाँ बोल देता है। फिर कार्तिक सोनाली से किए वादे के अनुसार डॉक्टर श्वेता के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो डॉक्टर उसे बताती है कि आई गेस तुम्हें एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कार्तिक, जिसमें तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे बात कर रहा है और जिससे तुम अपनी सारी मन की बातें कह सकते हो। ये सब तुम्हारा वहम है, नहीं तो ये कॉल्स तभी क्यों आते हैं जब तुम अकेले होते हो। और टेलीफोन ऑफिस वालों ने भी तो यही कहा ना कि तुम्हें कोई कॉल्स नहीं आता है। जिस पे कार्तिक कहता है कि ट्रस्ट मी डॉक्टर, आई एम नॉट इमेजिनिंग दिस। और डॉक्टर श्वेता उससे कहती है कि ठीक है, तुम्हें ये कॉल सुबह 5 बजे आते हैं ना, कल सुबह मैं तुम्हारे घर आती हूँ, देखते हैं तुम्हें कोई कॉल आता भी है या नहीं। और फिर अगली सुबह 4:30 बजे डॉक्टर श्वेता कपाड़िया कार्तिक के घर पहुँच जाती हैं। वो दोनों वेट करते हैं और ठीक 5 बजे कार्तिक का फ़ोन बजता है, जिसे देख डॉक्टर कपाड़िया हैरान हो जाती हैं। वो फ़ोन पे उससे बात करती है, जिस पे सामने से रिप्लाई आता है कि आखिर तुम क्यों नहीं मानती कि मैं भी कार्तिक हूँ, कि मेरे कॉल्स ने कार्तिक की कितनी हेल्प की हैं जो तुम आज तक नहीं कर पाई। कार्तिक इज लाइक अ चाइल्ड कपाड़िया, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं ना स्कूल में, कैसा लगेगा जब एक दिन कोई बोले कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो। और ये सुन डॉक्टर कपाड़िया डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। कार्तिक ये सारी बात सोनिया को बताता है और अब सोनिया भी उसका विश्वास नहीं करती है और वो खुद भी अगले दिन 5 बजे उसके घर पहुँच जाती है। और फिर से वैसा ही होता है, 5 बजते ही कार्तिक का फ़ोन बजता है, जिसे देख सोनिया भी हैरान हो जाती है और वो कार्तिक को फ़ोन उठाने से मना कर देती है और कहती है कि बजने दो इससे, 2-3 दिन तक कॉल आएगा फिर अपने आप कॉल आना बंद हो जाएगा। और इससे घबरा कर सोनिया वहाँ से चले जाती है। कार्तिक का फ़ोन अभी भी बज रहा था और वो इससे परेशान होकर उसका लैंडलाइन कॉर्ड निकाल देता है, पर वो फ़ोन कॉर्ड निकालने के बाद भी बजता है और ये देख कार्तिक भी काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कार्तिक सोनिया के पास आ जाता है और सोनिया उससे बस कॉल्स को अटेंड ना करने को कहती है, जिस पे कार्तिक उसे बताता है कि उसे उन कॉल्स की ज़रूरत है, वो आज इतना सक्सेसफुल उन्हीं कॉल्स की वजह से है और सोनिया भी उसके लाइफ में उसी के एडवाइस से आई है और उसके हेल्प के बिना वो सोनिया को खुश नहीं रख पाएगा। और ये सब सुन सोनिया कार्तिक को अकेला छोड़ वहाँ से चले जाती है। कार्तिक फिर घर आ जाता है और अगली सुबह 5 बजे उसे फिर से खुद का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, लेकिन तू नहीं माना और कल तो तूने मेरा फ़ोन ना उठा के सबसे बड़ी गलती की है। अब तुझे सबक सिखाने का वक्त शुरू। तुझे क्या लगता है कि जो तुझे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है वो तुझे नीचे नहीं ला सकता? नाउ यू जस्ट वेट एंड वॉच कार्तिक कि मैं तेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। और वो फ़ोन रख देता है। कार्तिक ये वार्निंग सुन काफ़ी घबरा जाता है। वो सुबह अपने ऑफिस जाता है, जहाँ कामत उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन कर मेरे अफेयर्स के बारे में मुझे ब्लैकमेल करने की। जिस पे कार्तिक समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही कार्तिक होगा जिसने उसे वार्निंग दी थी। और वो बॉस से कहता है कि नहीं सर, ट्रस्ट मी, वो मैं नहीं था। जिस पे कामत खूब भड़कता है और कार्तिक को अपने ऑफिस से ढकेल देता है। फिर कामत को उसके एक क्लाइंट का फ़ोन आता है, जिसे उसने एक इलीगल ज़मीन बेची थी और इस फ़ोन के बाद वो कार्तिक पे खूब भड़कता है, क्योंकि उस क्लाइंट को पता चल जाता है कि कामत उसे इलीगल ज़मीन बेच रहा था और ये काम भी उसी दूसरे कार्तिक ने किया था। और कामत कार्तिक को मारने का ट्राई भी करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। बाहर आते वक्त कार्तिक सोनिया को देखता है और वो भी उस पर खूब गुस्साती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो कार्तिक, तुमने मुझे कितनी गंदी गंदी बातें कही और हमारे प्यार का भी मजाक उड़ाया। मैं अब तुम्हारा शक्ल कभी नहीं देखना चाहूँगी। और कार्तिक अपने साथ ये सब होता देख काफ़ी शॉक था। वो अपने घर वापस जा रहा था कि उसके कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और पेट्रोल भरवाने पर उसका डेबिट कार्ड काम ही नहीं करता है। तो उसे बैंक में जाके पता चलता है कि उसके अकाउंट में 0 बैलेंस है।
वो बैंक में कहता है कि मैंने इसमें 15 लाख रुपए रखे थे, वो कहाँ गए। जिसपे बैंक का आदमी कहता है कि सर आप ही ने तो सारे पैसे कल रात फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन फंड पे ट्रांसफ़र कर दिए। और कार्तिक ये जान हक्का बक्का हो जाता है। एक ही पल में उसकी नौकरी, गर्लफ्रेंड, सेविंग्स सब चले गए। वो परेशान होकर सड़क के किनारे बैठ जाता है और तभी वो अपने सामने एक बच्चे को आंख में पट्टी लगाए खेलते हुए देखता है और उसे एक तरकीब सूझती है। कार्तिक अपनी महंगी घड़ी और चश्मे को बेचकर कुछ पैसे और एक अंधों वाला चश्मा लेकर रेलवे स्टेशन पे जाके एक आदमी से किसी भी रैंडम जगह का टिकट लेता है जिसका पता उसे खुद भी नहीं था, और ट्रेन में बैठ जाता है और पहुंच जाता है कोचीन शहर में। और एक होटल रूम लेकर रूम से टीवी, टेलीफोन, रूम नंबर वाला साइन सब हटवाकर वहां रहने लगता है। ऐसा कार्तिक ने इसलिए किया था ताकि उसे खुद भी पता न चले कि वो कहाँ है और उन फ़ोन कॉल से वो दूर रह सके। फिर कुछ महीने बाद कार्तिक कोचीन में ही किराए पे रूम लेकर नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और एक कुरियर सर्विसेज वाली एजेंसी में काम करता है, और उसे सोनाली की भी काफ़ी याद आती थी। उधर डॉक्टर कपाडिया भी कार्तिक से मिलना चाह रही थी और इसके लिए वो सोनिया से भी उसके बारे में पूछती है, पर सोनिया को भी नहीं पता था कि कार्तिक कहाँ है। खैर, एक दिन कार्तिक का नया बॉस उसे जॉब के सिलसिले से नया फ़ोन लेने को बोलता है, पर कार्तिक इसके लिए मना करता है। तो उसका बॉस कहता है कि मैंने तुम्हारी हर शर्त मानी ना, कि तुम तनख्वाह कैश में लोगे, ट्रैवलिंग जॉब नहीं करोगे, मुंबई हेड ऑफिस में जाकर काम नहीं करोगे। अब तुम मेरी एक बात मानो और एक फ़ोन या एक लैंडलाइन ले लो। कार्तिक को फिर से उसी कॉल्स आने का डर सता रहा था, इसलिए वो फ़ोन नहीं लेना चाहता था। लेकिन बॉस के इंसिस्ट करने पर वो फ़ोन लेने एक शॉप में पहुंच जाता है और वहां उसे ठीक वही टेलीफोन मॉडल दिखता है जो उसने मुंबई में खरीदा था, और वो फिर से वही फ़ोन खरीद लेता है। फ़ोन सेटअप करने के बाद उसे यह डर था कि उसे उसका फ़ोन फिर से आएगा, तो वो सुबह 5 बजे तक जागे रहता है, लेकिन इस बार कोई कॉल नहीं आता है। कार्तिक ये जान कि उसे उसके कॉल से फाइनली पीछा छूट चुका है काफ़ी खुश हो जाता है और सोनाली को भी एक ईमेल लिखता है कि अब सब ठीक हो चुका है सोनाली, काश हम फिर से एक दिन मिल पाते। उधर सोनाली डॉक्टर कपाडिया के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसे आज कार्तिक का मेल आया था। डॉक्टर कपाडिया सोनाली से पूछती है कि क्या कार्तिक का बचपन में कोई भाई था, तो सोनाली बताती है कि नहीं, कार्तिक एक सिंगल चाइल्ड है। मैं उसके कजिन सिस्टर से भी मिली हूँ और उन्होंने मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो डॉक्टर बताती है कि मेरा शक सही था, कार्तिक बचपन से ही मेंटली डिस्टर्ब्ड है। वो मेरे पास अपने भाई के एक्सीडेंट से गिल्ट के कारण आता था, जो बस उसकी एक इमेजिनेशन थी, और ठीक उसी तरह जो आदमी उसे कॉल करता है वो भी कार्तिक की इमेजिनेशन ही है। जिस पे सोनाली कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने और मैंने खुद उन कॉल्स को आते हुए देखा है। जिस पे डॉक्टर बताती है कि हाँ, कॉल्स जरूर आते हैं, लेकिन उस आदमी को कार्तिक के दिमाग ने ही बनाया है और कार्तिक खुद को ही कॉल किया करता था। और फिर वो एक मैगजीन से कार्तिक के उसी टेलीफोन का ऐड दिखाती है जिसमें सेल्फ वॉइस रिमाइंडर का फीचर था। कार्तिक हर रात फ़ोन में सुबह 5 बजे का वॉइस रिमाइंडर लगाकर खुद के लिए सारी बातें रिकॉर्ड करता था, और वो भी अनजाने में, और खुद को वो सारे काम करने के लिए बताता था जो वो सबकॉन्शियसली सोचता था। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छोटी छोटी डिटेल्स स्टोर हो जाती हैं, जैसे कार्तिक के केस में उसके बॉस का अफेयर, उसके कलीग आशीष की शादी एट्सेट्रा, जो इन बातों को नॉर्मली वो ना सुनता था ना इन पे ध्यान देता था, और यही सारी बातें उसे रात में याद आती थीं और अनजाने में खुद को वो एडवाइस दिया करता था। और जब उसने हमें इस चीज़ के बारे में बता दिया तो उसके मन में डर बैठ गया कि अब उसके साथ कुछ हो ना जाए, और इसी डर का फ़ायदा उसकी दूसरी पर्सनालिटी ने उठाया और उसे बर्बाद कर दिया। सोनाली ये बातें जान कार्तिक की हेल्प करने के लिए निकल जाती है, जिसका एड्रेस उसे उसी के भेजे लेटेस्ट ईमेल से मिला था। उधर कार्तिक के फ़ोन इंस्टॉल करने के अगले ही दिन सुबह 5 बजे फिर से उसका फ़ोन बजता है, और कार्तिक ये देख काफ़ी डर जाता है और उसे वो धमकी मिलती है जो रात को वो रिकॉर्ड करके सो गया था कि आई एम बैक कार्तिक, तुझे क्या लगा था कि तेरा पीछा मुझसे छूट जाएगा और मैं तुझे कोचीन में नहीं ढूंढ पाऊंगा। मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा कार्तिक, और तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। और कार्तिक ये सुन पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और इस चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए वो अपनी जान लेने का डिसाइड करता है और काफ़ी सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेता है और बेहोश हो जाता है। पर इतने में सोनाली भी उसके घर के बाहर पहुंच चुकी थी और वो ऐन मौके पर आकर कार्तिक को बचा लेती है, और कार्तिक फाइनली डॉक्टर कपाडिया की ट्रीटमेंट से धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म उन चुनिंदा बॉलीवुड फिल्मों में से है जिसमें स्टोरी टेलिंग में की गई मेहनत साफ दिखती है। खैर,
अगर आपको ये फिल्म और हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अपने फेवरेट पार्ट को कमेंट भी कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे ऐसे ही अमेजिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।